आप कैसे डिफाइन करोगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है, वो लिविंग है ना? तो आप उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करोगे कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ये लिविंग होगा, है ना? अब लिविंग के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लगता है वो है रेस्पिरेशन। आता है दिमाग में कि रेस्पायर करेगा, सांस लेगा, है ना? तो जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करेगा वो लिविंग होगा, ठीक है? रेस्पिरेशन का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो मतलब क्या है? ऑक्सीजन का इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, है ना? तो ये लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये करते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। आपने सुना होगा नाम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे? विदाउट ऑक्सीजन की गैस, मतलब ऑक्सीजन की गैस की प्रेजेंस के बिना ही फूड को तोड़ेंगे। रेस्पिरेशन का काम क्या है? क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सांस लेने की? क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन हमारे लिए? बताइए, क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन हमारे लिए? क्यों हमें रेस्पायर करने की ज़रूरत है? सभी कहते हैं ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना? वो इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है? ऑक्सीजन के बिना फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा। फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, होगा ना? फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है। एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपके सेल्स डेड हो जाएंगे, है ना? तो हर एक सेल को, इतने बिलियन सेल्स हैं आपकी बॉडी में, उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? ऑक्सीडेशन, यानी जो हमारा फूड है उसके टूटने से। और फूड को टूटने में हेल्प कौन करेगा? ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन से। पर ये रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है, ये बाहर भी होती है ना? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर तो नहीं है, वन ऑफ द कैरेक्टर है, पर ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग बींग्स का। दूसरा कैरेक्टर जो हम देखेंगे, दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास ग्रोथ। होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना? बढ़ते हो आप, छोटे से बड़े 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 बनते जाते हो, है ना? पर यहाँ पे एक चीज़ है, ये भी डिफाइनिंग नहीं है। डिफाइनिंग का मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो, ठीक है? तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये भी, क्योंकि ग्रोथ हम लोगों में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। अब आप पूछोगे नॉन लिविंग में कैसे होती है? ठीक है, आपने देखा होगा रॉक्स बड़ी 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 होती जाती हैं, छोटी 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 होती जाती है ना? वो भी तो ग्रोथ है, जो बड़ी होना, रॉक्स का बड़ा होना। या सैंड ड्यून सुना है आपने? रेत एक जगह से उड़ते उड़ते, यहाँ पे कुछ रेत पड़ी है, ये उड़ती जाएगी इधर, ठीक है? धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, सैंड ड्यून, है ना? ये बढ़ता जाएगा, तो ये भी तो ग्रोथ है, इजंट इट? ये भी ग्रोथ है, और जो हम में होती है वो भी ग्रोथ है। अब आप कहोगे मैम तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, इसलिए इसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना जाता है। पर एक चीज़ देखना, लिविंग में जो ग्रोथ होती है, अलाइव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ग्रोथ इनसाइड से होती है आउट, ठीक है? इनसाइड टू आउटसाइड। ग्रोथ अंदर से बाहर हो रही है हमारी, या हमारे बाहर स्किन जल रही है, आई मीन बाहर से स्किन लग रही है, ऐसा नहीं होता ना। अंदर से ग्रोथ होती है बाहर की तरफ लिविंग में। और नॉन लिविंग जो भी और चीज़ें हैं हमारे पास, नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से ही होती है सिर्फ, ठीक है? दिख रहा है ना आपको? पहले इतना सा था सैंड का जो माउंट था, धीरे धीरे सैंड इसके ऊपर आती गई, बाहर से इसके ऊपर ग्रोथ हुई है ना? सरफेस से। तो क्लियर है, ग्रोथ लिविंग में भी होगी, नॉन लिविंग में भी, बट डिफरेंस ये है, लिविंग में इनसाइड टू आउटसाइड, नॉन लिविंग में सिर्फ आउटसाइड से, ठीक है? बाहर से। इसके बाद जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपको लगेगा या मैम ये तो पक्का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना? ये है रिप्रोडक्शन। म्यूट करेंगे सभी अपना माइक, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए है मुझे। चलो, थर्ड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। आप बोलोगे मैम ये तो पक्का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। नहीं, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इनफर्टाइल है, जो आगे जो स्टेराइल पैदा होते हैं, ठीक है? जैसे म्यूल्स हो गए, है ना? या याक हो गया, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ठीक है? इसके बाद एक कैरेक्टर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सुना है सभी ने इसका नाम?
आपने पढ़ा है ना, बायो की क्लास है तो मेटाबॉलिज्म आप जानते होंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। खाना टूटने से लेकर जो हमारे पास एनर्जी आती है उसको स्टोर करने तक, ये सारी जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी मेटाबॉलिज्म में आती हैं। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। गॉट इट? क्लियर है? मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक है। और पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनको हम इन विट्रो यानी बाहर निकाल कर लैब्स में कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। बट फिर भी मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। अब इसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक तरीके का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना। और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? बताओ क्या बनाएंगे सेल्स मिलकर? टिश्यूज। वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छे बच्चे। टिश्यूज बनाएंगे और टिश्यूज से बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो सभी को पता है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारा हाथ है ना, ये एक ऑर्गन है हमारा, ठीक है। अब अगर हम अंदर की बात करें, अंदर भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, हार्ट इज़ एन ऑर्गन, है ना। पर हार्ट अलॉन्ग विद आर्टरीज और वेन्स जो है वो काम कर रहा है एज एन ऑर्गन सिस्टम। माइक्स म्यूट रहेंगे, ठीक है, सभी के। ओके अब देखिए ये तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, है ना। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर हुआ क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? अवेयरनेस ही है ये, ठीक है। आप अवेयर हो, आसपास जो भी हो रहा है उसको हम स्टिमुलाई बोलेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करे वो एक स्टिमुलस है ना। और उस स्टिमुलस के लिए अवेयर होना, उसको जानना, उसको फील करना और फिर रिस्पॉन्ड करना, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लिविंग बींग्स का। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हम लोगों को कहीं पे गर्म लगता है, कहीं कट लग जाता है तो हमें पेन होता है, हम कॉन्शियस हैं। ज़्यादा धूप लग रही है, ठंड लग रही है, हम कॉन्शियस हैं उसके, है ना। हमें हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस है। वैसे ही प्लांट्स में होता है। आपने सनफ्लावर देखा है, वो लाइट के साथ साथ मूव करता है, देखा है ना, सन के साथ साथ मूव करेगा, वो उसकी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। समझ आया? जो जिंदा होंगे वो कॉन्शियस भी होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। अभी एक इस कई बार क्वेश्चन ऐसा उठता है कि मान लो एक पेशेंट है, वो कोमा में है ना। पेशेंट जो है वो कोमा में है, और कोमा में जब पेशेंट होता है हम उसका ब्रेन डेड मानते हैं, है ना, कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो है, तो हम उसे ब्रेन डेड मानते हैं। तो ये जो पेशेंट हमारा कोमा में होगा, लाइफ सपोर्ट पे है, ये क्या इसे हम डेड कहेंगे या अलाइव कहेंगे? आप बताएंगे, डेड होगा पेशेंट या अलाइव होगा? इसका ब्रेन डेड है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करते ना कोमा के पेशेंट्स। बताओ ज़रा, लिविंग है या डेड है? अलाइव। वेरी गुड, अलाइव होगा। क्यों होगा अलाइव? कोमा का पेशेंट भी अलाइव है क्योंकि उसकी बाकी बॉडी फंक्शनिंग तो अभी भी जिंदा है। ब्रेन एक्टिविटी चाहे उसकी बंद हो गई है बट उसकी बॉडी अभी भी फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, जो भी एक्सेप्शंस और यूनिक चीज़ें होती हैं उनको हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसकी बॉडी का सिस्टम्स अभी भी फंक्शन कर रहे हैं। तो कोमा पेशेंट ऑल्दो ब्रेन डेड है, फिर भी ये अलाइव है ना। चलिए,
तो आगे हम देखेंगे, ये तो लिविंग वर्ल्ड की बात हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किए, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। अब बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी, देखना बायो में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो होता है इसके जो वर्ड्स हैं उनसे ही मीनिंग पता चलता है। बायो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, लिविंग वर्ल्ड हो गया। डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्स, एज इन बहुत सारे मल्टीट्यूड्स में, मल्टीपल नंबर्स में, टाइप्स में हमारे पास लिविंग चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सारे हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा नंबर में भी हैं और टाइप में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी एज इन आप सोच सकते हो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के बारे में हम जानते हैं अभी। ये वो स्पीसीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, राइट, ठीक है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, ठीक है। जो अलाइव जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट क्या बोलेंगे उसे, मल्टीपल नंबर्स में प्रेजेंट है, टाइप्स में प्रेजेंट है, वो बायोडाइवर्सिटी है ना। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप सोचोगे इतने सारे स्पीसीज़ को हम कैसे नाम देते हैं? हर जगह पे होते हैं, है ना। लिजर्ड यहाँ भी होगी, लिजर्ड यूएसए में भी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई ट्री है तो वहाँ पे भी तो ट्री होगा, ठीक है। तो उनके नेम्स जो है वो अलग होंगे, वहाँ पे कुछ और बोला जाएगा, यहाँ कुछ और बोला जाएगा। तो उस वजह से क्या होता था, साइंटिस्ट को दिक्कत होने लगी, है ना। एक स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने में जब इतना ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था तो क्या होता था, लोकल नेम्स होते हैं हर जगह। आपने आज भी आपने देखा होगा, यहाँ के लोग किसी चीज़ को कुछ बुलाएंगे तो कहीं और जगह के लोग उसी चीज़ को कुछ और नाम से बुलाएंगे, है ना। तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि लोकल नेम्स थे बहुत सारे, हमारे हर एक स्पीसीज़ के लिए आप देखना लोकल नेम्स हैं हमारे पास, है ना, ठीक है। तो अभी मुझे एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे, बट हर स्पीसीज़ के लिए अपनी एक जगह का एक लोकल नेम होता है ना। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप डेवलप होने लगा। तो हमें क्या करना पड़ा, साइंटिस्ट ने कहा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा नेम्स को, है ना। उन्होंने स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सिस्टम निकाला जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये नेम करने का सिस्टम है ये, है ना। ये उन्हें बनाना पड़ा स्टैंडर्डाइज नेम देने के लिए, एक ऐसा नेम जो हर जगह पे सेम रहे, है ना। चाहे उसे यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो बोले या बाहर के साइंटिस्ट पढ़े, तो वो एक ही नेम हो, ठीक है। तो उन नेम्स को जब हमने लोकल नेम्स को हटाकर उनकी जगह पे हमने स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम की थ्रू, मतलब नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग स्टार्ट करी, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम्स। क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल नेम्स, ठीक है ना। अब ये बायोलॉजिकल नेम्स, हम जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं ये, इनको जो नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स हमने दे दिए, ठीक है। ये हर जगह सेम रहेंगे, चाहे आप यहाँ हो, इस कंट्री में हो, कहीं दूसरी कंट्री में हो। अगर एप्पल है, मैंगो है, वो अपने ही उसका नेम एक ही रहेगा पूरी दुनिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं, है ना। तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो किसी को पता है? जल्दी से टाइप करेंगे, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या है? होमोसेपियंस। स्पेलिंग गलत लिखी है बेटा, होमोसेपियंस, ठीक है। होमोसेपियंस होता है, वो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम है। कैपिटल नहीं आएगा, मैं आगे बताऊंगी रूल्स, है ना। होमोसेपियंस, ठीक है, ये है हमारे बायोलॉजिकल नेम फॉर ह्यूमंस। अब देखो, लोकल नेम है ह्यूमन या मैन, है ना, आदमी, औरत, ये सब हम बोलते हैं, पर बायोलॉजिकल नेम इज़ होमोसेपियंस। तो नॉमेनक्लेचर के दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, एक ICBN करके आएगा, एक ICZN करके आएगा, ठीक है। इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। ये हमारे प्लांट्स को नेमिंग देने के रूल्स और प्रिंसिपल्स इसमें होते हैं, और जो भी एनिमल्स हैं, जो भी दूसरे प्लांट्स के अलावा जो भी बच गए, उन सबको हम इसके अंडर नेमिंग देते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, वेरी गुड।
और दूसरा यहाँ पे आएगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर्स। ठीक है, तो ये प्लांट्स के लिए हो गया, ये बाकी एनिमल्स के लिए हो गया। ये पूछा जाता है, कई बार आ जाता है ये। ठीक है, अब देखो जो हमने ये नेम पढ़ा, होमोसेपियन हमने कहा, सभी को पता है ये। ठीक है, तो रिवाइज कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक चला है हमारा। इसे हम कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो नेमिंग सिस्टम है, बाय मीन्स टू, नाम से पता चल रहा है, बाय मीन्स टू। तो हमने देखा होमोसेपियंस में दो नेम्स थे, पहला ये, दूसरा ये। एक चीज याद रखना, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, किसने दिया था, लिखो जरा, आप लिखो, किसने दिया था, याद होना चाहिए आपको ये। हाँ, हिंट दिया हुआ है मैंने, CAR, कार्लस लिनियस। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया, वेरी गुड, इन्होंने बताया कि हम जो है ऐसा करते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम्स बनाएंगे उनके दो नेम्स वो बायनॉमियल होंगे। ठीक है, इन नेचर उनके दो नेम्स होंगे, पहला और दूसरा। ये होगा जेनेरिक, जेनेरिक मतलब जीनस ही डिनोट करेगा। ठीक है, NE है। और ये होगा हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीसीज बताएगा, है ना, ये जीनस बताएगा, स्पीसीज बताएगा। ठीक है, आगे हमें क्लियर होंगी ये चीज़ें कि जीनस और स्पीसीज क्या है ना। तो ये जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, इसने कहा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमेशा नेम के टू पार्ट्स होंगे, जेनेरिक और स्पेसिफिक। ठीक है, जेनेरिक मीन्स जीनस और स्पेसिफिक मीन्स स्पीसीज। ठीक है, ऐसे अगर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं मैंगो का, मैंगो का नेम होता है, क्या होता है मैंगो का नेम, बहुत इजी है ये। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, है ना। और आपने हमेशा जब भी लिखना है, हैंड रिटन जब भी ये नेम्स होते हैं, तो जो जेनेरिक है वो पूरा अंडरलाइंड होता है और स्पेसिफिक अलग से अंडरलाइंड होता है। ठीक है, टाइप करते हुए ये इटालिक्स में आएगा फॉन्ट, है ना, पर जब आप हैंड राइट कर रहे हो, लिख रहे हो हाथ से, तो ये अलग अलग अंडरलाइंड होंगे। ठीक है, ये है मैंगीफेरा इंडिका, ये हो गया मैंगो का जीनस यानी जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम, और दूसरा हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो लिखेंगे जल्दी जल्दी, शॉर्ट में करेंगे हम। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, यही इसी के एग्जाम्पल से आपको बता दूंगी। सबसे पहला रूल, नेम्स जो हैं वो सारे लैटिन में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में। याद रखना, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जामिनर डाल देता है कि इटालिक्स लैंग्वेज में। इटालिक्स कोई लैंग्वेज नहीं है, इटालिक्स इज़ अ फॉन्ट, है ना, जो टेढ़ा सा लिखने को आता है, इटालिक्स स्लांटेड फॉन्ट। ठीक है, तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है उसका सबसे पहला रूल ही ये है कि लैटिन में होंगे, जो भी नेम्स होते हैं वो या तो लैटिन में होंगे या तो लैटिनाइज्ड होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ वही, अगर प्रिंटेड फॉर्म में होंगे तो इटालिक्स, सॉरी लैटिन में प्रिंटेड फॉर्म में, वेट यहाँ लिख लेती हूँ मैं पहले आपको, लैटिन में होंगे, लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर प्रिंटेड है तो इटालिक्स फॉन्ट में लिखना है आपको, स्लांटेड वाले में। और अगर हैंड रिटन है तो हैंड रिटन में आपको अंडरलाइन करने हैं, अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करने हैं, जैसे हमने यहाँ किए। ठीक है, और तीसरी चीज़ आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, तीसरी चीज़, फर्स्ट वर्ड ऑफ जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ठीक है, पहला लेटर जेनेरिक नेम का पहला लेटर है सिर्फ कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है। गॉट इट। इसके बाद वाला जो हमारा रूल है,
इसके बाद है कि जो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, ठीक है ना, पहले तो ये लैटिनाइज्ड है, सॉरी लैटिन लैंग्वेज में है, और दूसरी चीज़ हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन किए हैं, तीसरी चीज़ जेनेरिक नेम का पहला लेटर, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, तीसरी चीज़ क्या होती है, जिस भी साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है या इनका नेम दिया है, ये हम एब्रीविएटेड, सॉरी इसको अंडरलाइन नहीं करते, एब्रीविएटेड फॉर्म में कार्लस लिनेस ने ही दिया था ये, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका, तो इनका नाम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, LINN सिर्फ, ठीक है, एट द एंड आफ्टर द स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ये इसका लास्ट रूल है। तो आज के लिए इतना ही है। हमने किया लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स किए, है ना, और उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हमने, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब, है ना, और कैसे कोमा का पेशेंट ऑल्दो ब्रेन डेड है बट वो अलाइव है। फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा, और फिर बायोडाइवर्सिटी को नेम भी किया हमने कि उनको लोकल नेम्स को हटाकर अब बायोलॉजिकल नेम्स दिए जाते हैं, जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और जो नॉमेनक्लेचर का जो मेथड है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, वो हमें कार्लस लिनेस ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि हम जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे नेम्स, और प्रिंटेड होंगे तो इटालिक्स में लिखे जाएंगे, और हैंड रिटन होंगे, और हमेशा 2 होंगे, है ना, बायनॉमियल मीन्स 2 नेम्स होंगे, ठीक है, 2 नेम्स, ये मैं 2 नेम्स होंगे, और पहला जो है वो जेनेरिक होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, मतलब पहला जीनस दिखाएगा, दूसरा स्पीसीज दिखाएगा, और हमेशा जो जीनस का पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। यहाँ तक समझ आया? अगर सेशन अच्छा लगा हो एक बार थम्स अप करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। तो बच्चों कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे।